डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। और ऐसा ही डर मेरे गांव वालों के अंदर बसा हुआ था, क्योंकि एक बरगद के पेड़ ने पूरे गांव वालों को हिला के रखा था। दरअसल उस बरगद के पेड़ के नीचे से अचानक ही लाशें मिलने लग गई थी, और वो लाशें गांव के लोगों की ही थी। पूरे गांव में दहशत मची हुई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब गांव वालों को ये पता चला कि एक लड़की इन लोगों को मार रही है। जब लोगों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो लोगों को पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आखिर वो लड़की लोगों को क्यों मार रही थी, और उस बरगद के पेड़ का क्या राज था, और साथ इसके पीछे का कारण क्या था, वो तमाम सभी बातें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी दहशत भरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप एक पल के लिए सदमे में आ जाएंगे। दोस्तों, ये बात 10 साल पहले की है, जब गांव में कोई उन्नति नहीं थी। ना तो कोई लाइट की खास सुविधाएं थी और ना ही तो हॉस्पिटल की। उस वक्त गांव पूरा खिलखिलाता रहता था। गांव के लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सभी खुशी दुखी में तब्दील हो गई। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के बरगद के पेड़ के पास लाश मिली है। गांव वालों को उस लाश को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उस आदमी के शरीर में सिर्फ लकड़ियां घुसी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर लकड़ियां घुसा घुसा के मारा है। उस वक्त तो लोगों को ऐसा ही लगा कि ये काम गुंडों का ही हो सकता है, क्योंकि पहले गुंडे बदमाश बहुत रहा करते थे और उनकी मनमानी भी बहुत हुआ करती थी। गुंडों का खौफ भी पहले के लोगों को बहुत होता था, क्योंकि वो लोगों को मार दिया करते थे। उस वक्त तो गांव वालों ने ये समझ के उस लाश को जला दिया। लेकिन जब फिर से ऐसा हुआ तो इस बार गांव वाले चौकन्ने हो गए, क्योंकि ये गांव के लोगों की जान का सवाल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। जब रात के वक्त गांव वालों ने उस पेड़ की निगरानी रखनी शुरू की तो गांव के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब 2 लोग उस रास्ते से गांव के अंदर आ रहे थे जहां पर वो बरगद का पेड़ था, तो उसमें से एक आदमी जब बच के गांव के अंदर पहुंचा तो उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर सभी गांव वालों की हालत पतली होने लगी, क्योंकि उसने जो बताया था वो सब भयानक से भी ज़्यादा भयानक था। दरअसल उसने बताते हुए कहा कि जब मैं और प्रमोद वहां से आ रहे थे तो मैं पेशाब करने के लिए वहीं पर रुक गया और प्रमोद उस बरगद के नीचे जाके खड़ा हो गया। जब मैं पेशाब कर रहा था तो उसी वक्त अचानक से प्रमोद की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी, और जब मैंने प्रमोद की तरफ देखा तो मैंने पाई कि एक लड़की प्रमोद का गला पकड़ के ऊपर की तरफ उठा रही थी। मैं प्रमोद की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस लड़की ने प्रमोद को नीचे फेंक दिया। मैं अभी प्रमोद को आवाज़ लगाने वाला था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और उसके साथ ही मेरा शरीर कुछ देर के लिए जम सा गया। मैं प्रमोद के पास जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अपने हाथ पैरों को हिला ही नहीं पा रहा था। बस मेरी पलकें ही झपके जा रही थी। दरअसल वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, क्योंकि जब उसने प्रमोद को नीचे फेंका तो उसके बाद उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक बन गया। उसकी आंखें पूरी काली पड़ गईं और इसके साथ ही उसके चेहरे से खून निकलने लगा। उसके चेहरे को देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। डर के मारे मेरा पूरा बदन कँपा रहा था, और अभी मैं उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने प्रमोद को उसी पेड़ की टहनियों से लटका दिया। प्रमोद की यह हालत देखकर मैं बुरी तरह से कँपने लगा था। अभी मैं पत्थर की तरह वहीं पर खड़ा प्रमोद को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, जो कोई भी यहाँ पर आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनते मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। मैं बुरी तरह से डरने लगा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। वो लड़की देखने में इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी जैसे कि कोई डायन हो। मैं अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने प्रमोद की आंखों में अपनी उंगली धंसा दी, और उसके बाद उसकी आंखों से खून निकलने लगा। प्रमोद बुरी तरह से दर्द से करा रहा था, लेकिन मैं चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाया। उस लड़की ने प्रमोद को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, और उसके बाद जब वो मेरे करीब आई तो वो बिना कुछ किए ही मेरे पास से चली गई और उस बरगद के ऊपर चढ़ गई। जैसे वो बरगद के पेड़ पर चढ़ी कि तभी मेरा शरीर एकदम से ठीक हो गया।
अब मैं हिलडुल पा रहा था, पर जैसे मेरा शरीर ठीक हुआ तो मैं उसी वक्त वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो तब जाकर मेरी जान में जान आई। उस लड़की ने मुझे इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे गले में मंत्रों से बंधा ताबीज़ था, शायद इसीलिए वो वापस चली गई। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद सभी गांव वालों के होश उड़ गए। अब सभी गांव वालों के अंदर एक डर बैठ गया था, क्योंकि ये बात कोई आम बात नहीं थी, जिसके चलते गांव के सभी लोगों ने बोला कि कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास रात में नहीं जाएगा। जिसने भी वहां पर जाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जब गांव वालों ने ये बात कही तो उसके बाद सभी गांव वाले पहले उसी बरगद के पेड़ के पास गए, क्योंकि प्रमोद को जो देखना था कि वो जिंदा बचा है या मर गया। इन्हीं सब बातों को सोचने के बाद जब गांव वाले उसी पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्रमोद बुरी तरह से ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। जब गांव वालों ने प्रमोद को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि प्रमोद मर गया है। जब सभी लोगों को ये पता चला कि प्रमोद मर गया है तो उसके बाद सभी गांव वालों के अंदर एक दहशत पैदा हो गई। गांव वाले इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी कि आखिर वो लड़की कौन है जो लोगों को मार रही है। अभी सभी गांव वाले लोग यही सब बातें कर रहे थे कि तभी उन्हीं लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अब तो ये बात गुरुजी ही बता सकते हैं। दरअसल गुरुजी हमारे गांव के सबसे पहुंचे हुए बाबा थे। गांव में जब कोई भी बुरी शक्ति का आगमन होता था तो वो सब ठीक कर देते थे। लेकिन अब चिंता वाली बात तो ये थी कि गुरुजी 10 दिनों के लिए कहीं पर गए हुए हैं, जिसके चलते उन्हें आने में समय लगेगा। गांव वालों ने कहा कि जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक गांव का कोई भी आदमी यहाँ पर आने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसके साथ वही होगा जो प्रमोद के साथ हुआ है। जब हमारे गांव के मुखिया ने सभी लोगों को ये बोला तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सोच रहा था कि गुंडे ये काम करते होंगे, लेकिन अब समझ में आया कि ये काम गुंडों का नहीं बल्कि उसी लड़की का है। अब मेरे जहन में उसी लड़की के ख्याल उमड़ने लगे कि आखिर ये लड़की है कौन। उस समय मेरे साथ मेरा दोस्त विक्रम था, तो विक्रम ने मुझसे बोला कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ऐसे तो हम रात में घूम भी नहीं सकते। विक्रम से मैंने बोला कि भाई हमें पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर ये लड़की लोगों को मार क्यों रही है, आखिर ये चाहती क्या है हमसे। जब विक्रम ने मेरी ये बात सुनी तो वो भी हक्का बक्का रह गया। तभी उसने बोला कि अबे तू पागल है क्या, तू देख नहीं रहा है कैसे प्रमोद को उस लड़की ने मारा है, क्या तू यही चाहता है कि हमारी भी मौत प्रमोद की तरह हो जाए। विक्रम की ये कहती मैंने उससे बोला कि मुकेश को देख वो कैसे बच गया, अगर हम भी मंत्रों से बंधा हुआ ताबीज़ पहनकर उस लड़की के पास जाएंगे ना तो शायद हमें भी वो कुछ ना करे। वो लड़की वैसे भी चुड़ैल है तो भगवान से तो वो डरेगी। दोस्तों उस वक्त मेरी हरकतें और मेरा दिमाग बचपनों वाला था, जिसके चलते विक्रम ने मेरी बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैं और विक्रम अपने घर आ गए। जब मैं कमरे में सोने के लिए गया तो मेरे मन में उसी लड़की के ख्याल चलने लगे, क्योंकि मैं बहुत ही उलझन में था। दरअसल मुझे पता लगाना था कि आखिर वो लड़की है कौन जो लोगों को बिना किसी वजह से मारी जा रही है। उस रात तो मैं कैसे भी करके सो गया, लेकिन जब सुबह हुई तो मुझे पता चला कि उस बरगद के पास एक और लाश मिली है। जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव का एक आदमी जमीन पर खड़ा हुआ था और उसके शरीर में उसी बरगद के पेड़ की टहनियाँ घुसी हुई थी। उसकी मौत इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। गांव वाले तो बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन जब लोगों ने उस बरगद के पेड़ को देखा तो अब बरगद के पेड़ के पत्ते काले पड़ चुके थे। पत्तों को काला पड़ा हुआ देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के पेड़ के पत्तों को काला होते हुए देखा था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि आखिर मैं उस लड़की के बारे में कैसे पता लगाऊं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी एकदम से विक्रम मेरे पास आ गया। जब विक्रम मेरे पास आया तो उसके बाद उसने मुझसे कहा कि भाई ये क्या हो गया, रात भर में एक और मौत हो गई, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विक्रम की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा तो हम कर भी क्या सकते हैं यार। मैंने अभी उससे यही कहा था कि तभी उसने मुझे समझाते बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम दोनों रात के वक्त यहाँ पर आते हैं और उसके बाद चुपचाप दूर रहकर देखते हैं कि वो लड़की लोगों को क्यों मारती है, आखिर वो लोगों से चाहती क्या है। जब मैंने विक्रम की ये बात सुनी तो मैंने उससे बोला कि
अगर उस लड़की ने हमें देख लिया और उसके बाद उसने हमारे साथ भी ये किया तो हम क्या करेंगे? जब मैंने विक्रम को ये बोला तो उसके बाद उसने बोला कि भाई एक काम कर, तू आज मंदिर में जाकर एक ताबीज़ बनवा ले, क्योंकि मुकेश भी ताबीज़ की वजह से बचा था तो हम भी उसी तरह से बच जाएंगे। जब विक्रम ने मुझसे ये बोला तो मैं भी उसकी बातों में आ गया और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज रात को इस बरगद के पेड़ के पास आएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वो लड़की कौन है। हम दोनों उसी समय पहले तो सीधा मंदिर गए और उसके बाद हम दोनों पंडित जी को ढूंढने लगे। तो हमने देखा कि पंडित जी अभी पूजा करने में लीन थे, जिसके चलते हम वहीं पर बैठकर उनकी पूजा समाप्त होने का इंतज़ार करने लगे। जब कुछ समय के बाद उनकी पूजा समाप्त हुई तो उसके बाद हम उनके पास गए और उनसे बोला कि पंडित जी हमें एक ताबीज़ चाहिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ न कर सके। जैसे हमने पंडित जी को ये बात बताई तो उन्होंने हमसे कहा मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी ताबीज़ बना कर देता हूँ। पंडित जी के कहने के बाद हम दोनों वहीं पर उनके आने का इंतज़ार करने लगे और जब समय बीता तो पंडित जी हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि ध्यान रहे ये ताबीज़ तुम्हारे हाथों से खुलना नहीं चाहिए। अगर ये ताबीज़ तुम्हारे हाथों से खुला तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, बुरी शक्ति तुम पर हावी हो जाएगी। पंडित जी की ये बात सुनने के बाद हम दोनों ने उनकी बात पर हामी भर दी और उनसे बोला कि हम ये ताबीज़ नहीं खुलने देंगे। और इतना कहने के बाद हम दोनों मंदिर से अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद पहले तो हम दोनों ने सोचा कि घर में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों आज उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। अगर गलती से भी घर वालों को इस बात का पता लगा तो हम दोनों को बहुत ही डांट सुनने को मिलेगी और ये भी हो सकता है कि हमें वो घर में कैद कर दें। उस वक्त हम दोनों ने बहुत ही सावधानी बरती और उसके बाद मैंने विक्रम से कहा कि देख, रात के करीब 10 बजे तू गांव के आखिरी छोर में मुझे मिलियो, मैं तुझे वहीं खड़ा मिलूंगा। विक्रम से ये बोलने के बाद मैं अपने घर चला गया और उसके बाद रात होने का इंतज़ार करने लगा। और जब रात हुई तो मैं घर वालों के सोने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि अगर कोई भी जगा हुआ रहा तो वो मुझे देख लेता तो उसके बाद हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। इसलिए मैं घर वालों के सोने का इंतज़ार करता रहा और इसी के चलते जब घर वाले गहरी नींद में सो गए तो उसके बाद मैं दबे पाँव घर से बाहर आ गया। घर से बाहर आते ही मैं सीधा गांव के आखिरी छोर पर जा पहुंचा, जहां पर मैंने विक्रम को मिलने के लिए कहा था। जब मैं गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि विक्रम वहां पर पहले से मौजूद था। विक्रम को वहां पर पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो मैंने उससे बोला कि तुझे किसी ने देखा तो नहीं? जिस पर विक्रम ने मुझसे कहा कि नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा है। विक्रम की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला चल अब हम निकलते हैं, वैसे भी समय ज़्यादा हो गया है। इन्हीं सब बातों के चलते हम दोनों उस बरगद के पेड़ के पास जाने लगे। जब कुछ देर के बाद हम उस बरगद के पेड़ के पास गए तो उसके बाद मैंने विक्रम से बोला हम दूर रहकर ही देखते हैं कि वो लड़की कब आती है। फिर हम दोनों वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप गए। अभी हम दोनों उस पेड़ के पीछे छिपे ही थे कि तभी विक्रम का हाथ एक पेड़ की टहनियों में फंस गया और जब उसने अपना हाथ उस टहनी से छुड़वाया तो उसके बाद उसके हाथ से वो ताबीज़ नीचे गिर गया। जैसे विक्रम के हाथ से ताबीज़ नीचे गिरा कि तभी वहाँ पर चारों ओर से हवाएं चलने लगी। और जब मैंने बरगद के पेड़ के पास देखा तो उसके बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी रो रही थी। उस लड़की को रोता हुआ देखकर जब मैंने विक्रम को बोला ये लड़की क्यों रो रही है यार, क्या ये वही लड़की है जो लोगों को मार रही है? मेरे इतना कहने के बाद विक्रम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विक्रम के कोई भी जवाब न देने पर जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मैं न पाया कि विक्रम अब मेरे पीछे था ही नहीं। विक्रम को अपने पीछे ना पाकर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि उसकी ताबीज़ नीचे गिरी हुई थी, जिसके चलते जब मैंने उसी लड़की की तरफ देखा तो मैंने पाया कि विक्रम उसी लड़की के सामने खड़ा हुआ था। जब विक्रम को मैंने उस लड़की के पास देखा तो मुझे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। अभी मैं विक्रम को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने विक्रम का गला पकड़ के उसे उठा दिया। जब मैंने विक्रम को इस हालत में देखा तो मैं उसे बचाने के लिए उसके पास गया और जब मैंने उस लड़की से इसकी वजह पूछी कि आखिर वो हमें क्यों मारना चाहती है तो तभी एकदम से किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सामने एक तांत्रिक बाबा खड़ा हुआ था। उस तांत्रिक को देखते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये तांत्रिक है कौन। जब वो तांत्रिक हमारे पास आया तो उसके बाद उस तांत्रिक ने मंत्रों से कुछ पढ़ा
और उस लड़की की आत्मा को उसने एक बोतल में कैद कर लिया। फिर जब मैंने उसे ये करते हुए देखा तो उसने मुझे बताया कि इस लड़की को मैं जब कैद करके ला रहा था तो गलती से रात के वक्त मेरी बोतल यहीं पेड़ के नीचे छूट गई थी और मैं भूल गया था, और जब मुझे याद आया तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया। दरअसल पास के गांव में एक लड़के की शादी हुई थी। जब वो सुहाग रात के वक्त लड़की से मिलने गया तो उसने देखा कि वो लड़की अब बहुत ही भयानक बन चुकी थी, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। और जब घर वाले आए तो उन्होंने मुझे बोला, और जब मैं वहाँ पर गया तो उस लड़की ने बताया कि इसने मुझे छत से धक्का दे दिया था, जिसके चलते नीचे गिरने के बाद मेरी मौत हो गई। दरअसल नीचे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, जिसके चलते वो लकड़ियाँ उसके अंदर घुस गईं। वो लड़की कह रही थी कि मैं इसके शरीर से कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने कैसे भी करके उसकी आत्मा को बंदी बना लिया। उस तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और उसके बाद हमने ये बात गांव वालों को बता दी, जिसके बाद गांव वालों की खुशी आसमान पे थी, और उस दिन से हमारा गांव उस लड़की से आज़ाद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।